हेलो स्टूडेंट। हम क्षितिज का पाठ नंबर 11 बाल गोविंद भगत पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनापुरी। आइए रामवृक्ष बेनापुरी की जीवनी के बारे में जानते हैं। रामवृक्ष बेनापुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले बेनापुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन में आरंभिक वर्ष में अभाव, कठिनाइयों के और संघर्षों से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। कई बार जेल भी गए। उनका देहांत सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी ने रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्हें अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं में संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बाल विवाह योगी, जनता, जनवाहिनी और नई धारा उल्लेख है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिलती है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में 8 खंड में प्रकाशित है। इन रचनाएं यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश उपन्यास है। चिंता के फूल कहानी है। आम्रपाली नाटक, माटी की मूरत रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांध यात्रा वृत्तांत है। जंजीरों में दीवार सा स्मरण आदि है। इनकी रचनाओं में स्वाभाविक स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास का युग निरूपण व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आइए हम पाठ पढ़ें उसके बारे में पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र के बारे में बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामर्थ्य का प्रतीक है। उसकी वेशभूषा का भी उल्लेख किया है और उनके सन्यासी जीवन का भी उल्लेख किया है। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करती है। इस रेखा चित्र में विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी दाढ़ी, उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर थी। बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। वो कपड़ा बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहने और सिर पर कभी टोपी सी कनपट्टी कबीरबंदी सी कनपट्टी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और एक पतोहू मतलब बहू थी। वे कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी। बड़ा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होता उसे सिर पर लाद कर
कबीरपंथी मठ में जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उन्हें उससे गुजर बसर करते। वह कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा था, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेत में रोपनी करते हुए अपने मशहूर गाने को गाते। भादों में अंधियारे में उनकी खजरी बजती थी और सारा संसार सोया होता, तब उनके संगीत जागता। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे आहे सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर में के ऊंचे बीड़े पर अपने खजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू करते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनका संगीत साधना का दृश्य देखते ही बनता था। जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था, बड़े शौक से उन्होंने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे के आंगन में चटाई पर लिपट कर एक सफ़ेद कपड़ा ढक रखा था। तब उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, चूँकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वह आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग बहू से दिलवाया। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसे दूसरी शादी करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील अगर वो नहीं गई तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुसार ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वो पैदल जाते थे। घर से खाकर निकलते, वापस आकर खाते, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वह नेम व्रत छोड़ नहीं रहे थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई। लोगों ने मना किया, परंतु वह टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे।